एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू कर रहे थे। हम लोगों ने इसमें 34 सेट जो है वो कर लिए हैं। 35th सेट जो है आज मैं करवाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको चेक कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाएं। और भी बहुत सारी वीडियोस एचपी टेट से रिलेटेड, एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो खींची गई है, कहां से खींची गई है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, क्या इनमें से कहां से वो निकलती है? तो सबसे फर्स्ट है अफ्रीका से, सेकंड है प्रशांत महासागर, थर्ड है एशिया और अटलांटिक महासागर। तो इनमें से कहां से निकलती है ये? तो आपको याद रखना है, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर से होकर निकलती है, प्रशांत महासागर से होकर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर हम थोड़ा सा देखें, देखिए अगर मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने रफ है ये मैप बना हुआ है, ठीक है। अगर पृथ्वी है तो देखिए पृथ्वी के हमारा जो ग्लोब है उसके ऊपर कुछ लेटी हुई लाइनें हैं और कुछ खड़ी लाइनें हैं। सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है कि ये लाइनें काल्पनिक है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं जो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। ये पहले से पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। खुद ब खुद पर नहीं है ये पृथ्वी पे, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ये बनाई हुई है, ठीक है। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो कुछ लेटी हुई रेखाएं होती हैं जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और जो ये ऊपर से नीचे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं टोटल 181 होती हैं, ठीक है ना, और देशांतर रेखाएं टोटल 360 होती है। अक्षांश रेखाओं के बारे में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो आपने याद रखना है। देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है नॉर्थ में, ठीक है, और भूमध्य रेखा से नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं साउथ में, और एक भूमध्य रेखा होती है 90 + 90 और 1, ये तो 181। कहीं कहीं पे आपको 179 क्यों लिखा होता है? देखिए 179 इसलिए लिखा होता है क्योंकि जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, एक्चुअली में ये अक्षांश रेखा ना होकर एक पॉइंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कभी कि उत्तरी ध्रुव बिंदु और दक्षिणी ध्रुव बिंदु को छोड़कर हमारे पास कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं को छोड़ देते हैं ना, तब हमारे पास 179 रेखाएं बचती हैं। लेकिन अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी है तो 181 है, क्योंकि ये बिंदु भी हम अक्षांश रेखा में ही काउंट करते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और 90 नीचे भी 90 होती है, ठीक है ना। तो ये टोटल 181 होती है। हाँ, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि अगर हम मान ले कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक पॉइंट है, अक्षांश रेखा नहीं है, वैसे ये अक्षांश रेखाएं ही हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे अक्षांश रेखाएं डायरेक्टली पूछी जाती हैं तो आपने 181 अक्षांश रेखाएं बतानी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु जो है इसको छोड़कर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तब आपने 179 बतानी है, क्योंकि ये जो है ना एक्चुअल में ये पॉइंट है। काउंट तो इसको अक्षांश रेखा ही करते हैं, लेकिन ये रेखा ना होकर क्या है, एक बिंदु है। ये भी रेखा ना होकर क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर आकर ये जुड़ते हैं, देशांतर जुड़ते हैं हमारे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हैं हमारी देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं टोटल 181 है और देशांतर रेखाएं टोटल 360 है, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जो है ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं इनको, और ये जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो जोड़ रही हैं, ये क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड इनको बोलते हैं। हाँ, याद रखना है अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है ना वो सेम होती है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो समानांतर होती है 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर ये समानांतर होती हैं। ये जो देशांतर रेखाएं है ना ये समानांतर नहीं होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं जो है इनकी अधिकतम दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पर होती है,
ठीक है। अधिकतम दूरी जो है वो भूमध्य रेखा, मतलब भूमध्य रेखा पर ये थोड़ा ज्यादा अंदर को है ना झुकी हुई, फिर ये ध्रुवों पर जाकर तो मिल जाती है। तो ऐसे इनकी दूरी यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, फिर ऊपर को कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए देशांतर रेखाएं जो है वो भूमध्य रेखा पर इनकी अधिकतम दूरी होती है और ध्रुवों पर ये जुड़ जाती है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं क्या करती है, ध्रुवों पर मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, मिल जाती है ये। तो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर, ठीक है। ध्रुवों पर कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि मिल ही जाती है ऊपर तो ध्रुवों पर ये देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अगर आप लोग चाहते हो ना कि ये चैप्टर वाइज में पढ़ाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो मैं ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का चैप्टर जो है मतलब अलग से आपको ये पूरा टॉपिक जो है मैं करवा दूंगी। फिलहाल हमने सिर्फ क्या देखना था, आज हमारा क्वेश्चन क्या था, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी आपने याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। हमारा क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ना, ये जो लास्ट लाइन है ना हमारी 180 डिग्री देशांतर, देखिए एक है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, एक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दोनों क्या है, देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर है, मान लो ये बीचों बीच वाला देशांतर जो है ना, इसको हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है, जो लंदन के ग्रीनविच से निकलता है, ठीक है। जो जहां से किसी भी देश का समय निर्धारित होता है, पूरी पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह का जो समय का निर्धारण है ना, वो 0 डिग्री देशांतर करती है। ये समय रेखा है, ये क्या है हमारी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है ये, ठीक है। और इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, प्रधान माध्यान्ह रेखा भी इसको बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि लंदन के पास ग्रीनविच से निकलती है ये, ठीक है। तो ये जो है ना एक्चुअल में इसी रेखा के आधार पर जो है वो सारा जो है समय निर्धारित किया जाता है। वैसे ही एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो कहां से खींची गई है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 देशांतर, 180 ये भी याद रखना है। देखिए 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी क्या है, गोल है, यही भाग इधर से स्टार्ट हो जाएगा आगे जाके, है ना, गोल है ना पृथ्वी, तो यही आगे यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी रेखा है ना, सेम है, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये सेम ही है, ठीक है, सेम ही है ये। तो ये जो है ना, यहाँ पे प्रशांत महासागर है हमारा, प्रशांत महासागर है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, और कहाँ से निकलती है ये, तो ये निकलती है हमारी प्रशांत महासागर से होकर निकलती है, प्रशांत महासागर से होकर निकलती है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर इस टॉपिक पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं। इस वीडियो पे मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है, ठीक है। आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि इस वीडियो के नीचे आप 100 लाइक कम से कम होने चाहिए, ठीक है। सो डू शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना, ये भी प्रशांत महासागर में एक हवाई द्वीप है, ठीक है। हवाई द्वीप में सबसे ज्यादा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिसमें विस्फोट होता ही रहता है, ठीक है। एक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं जिनमें रेगुलरली जो है मतलब कुछ कुछ समय के बाद विस्फोट होते रहते हैं। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं जिनमें बहुत टाइम पहले विस्फोट हुआ था और आगे भी विस्फोट होने की आशंका है, लेकिन काफी टाइम हो गया, मतलब विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। और एक मृत ज्वालामुखी होते हैं जिनमें मतलब अब बोल दिया है कि इसमें शायद अब कभी भी विस्फोट नहीं होगा, ठीक है। हमारा इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है और कहां पर है, ठीक है। तो आपने फटाफट से कमेंट बॉक्स में है कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमें पता है सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। और हाइड्रोजन 0.01% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 0.03%, ठीक है। एक ऑर्गन पाई जाती है जो कि ज्यादा ऑर्गन जो है वो है 0.93,
ऑर्गन जो है वो है 0.93%। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना वो रंगहीन और गंधहीन होती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के बारे में आपने क्या क्या याद रखना है? ये रंगहीन, गंधहीन, मतलब स्मेल नहीं होती उसमें, ठीक है, गंधहीन, और स्वादहीन होती है, स्वाद भी नहीं होता है इसका कुछ नहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा होती है हमारे वायुमंडल में, जिसका ना कोई रंग है, ना कोई गंध है, और ना ही कोई इसका स्वाद है। ठीक है, इसकी अगर खोज पूछी जाए तो डैनियल रदरफोर्ड, डैनियल रदरफोर्ड, इन्होंने जो है वो इसकी खोज की थी 1772 में। ठीक है, ये एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है ये भी याद रखना है। तो इतना आपको नाइट्रोजन के बारे में याद रखना है। पहली चीज तो ये, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, एक आर्गन है वो जो कि 0.93% है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, अक्रिय गैस है, और ये डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज 1772 में जो है वो की गई थी। तो इतना जो है वो आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बंग भंग, बंग मतलब बंगाल और भंग मतलब उसका विभाजन, तो इसके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था। याद रखना है इसमें 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। ठीक है, बोला कि हमें बंगाल बहुत बड़ा है, हमें प्रशासन में मुश्किल होती है, लेकिन एक्चुअल में ये इन लोगों का मतलब मेन मोटिव था हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना बहुत ज्यादा फैल गई थी, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो हो रही थी। ठीक है, तो उसके लिए लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने बंगाल के विभाजन का पूरा प्लान बनाया, और 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने जो है इसकी घोषणा कर दी, और इसको 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था। ठीक है, 20 जुलाई को जो है वो लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी, और 16 अक्टूबर को इसको लागू होना था। ठीक है, 16 अक्टूबर से मतलब इसका विभाजन जो था वो स्टार्ट हो जाना था, ये आपको याद रखना है। इसी के विरोध में 7 अगस्त को 1905 को ही जो है वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जिसे हम बंग भंग विरोधी आंदोलन कहते हैं, वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस विभाजन में बंगाल को 2 भागों में तोड़ा गया था, एक पश्चिमी बंगाल था, ठीक है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा है ना, ये एक क्षेत्र थे, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और एक पूर्वी बंगाल था। ठीक है, इसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से थे। ठीक है, आप बोल सकते हो कि है ना, पूर्वी बंगाल और असम भी इसमें आता था। ठीक है, आसाम भी इसमें आता था। तो इन 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाई गई, कलकत्ता ही थी मतलब, और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई, ढाका। ठीक है, तो यहाँ से दो तरीके से इसको तोड़ने का प्लान था कर्जन का। यहाँ पर जो लोग थे वो हिंदू बहुल्य थे, मतलब हिंदू ज्यादा थे, और यहाँ पर जो थे वो मुस्लिम ज्यादा थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसी के विरोध में जो है वो बंग भंग विरोधी आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया गया था 7 अगस्त 1905 को। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। स्वदेशी की मांग की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस अधिवेशन में 1905 में, और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग करी थी। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा है कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। तो पुरानी वीडियोस भी आपने जरूर देखनी है। आप बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी किसी भी एग्जाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज वहां पे आपको आती है, जीके आता है, तो आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। लाइक जरूर करना है, अभी लाइक कर देना है वीडियो को, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आपको ऑल जो नोटिफिकेशन में ऑल का बटन होता है उसको क्लिक करना है, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है वो बंबई में की गई थी। 1875 में बंबई में जो है वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी।
याद रखना है आपको, इसकी स्थापना तो जो है वो बंबई में की गई थी, लेकिन 1877 में इसका मुख्यालय जो है वो लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। ठीक है, ये लोग जो आर्य समाज था वो जाति प्रथा छुआछूत का विरोधी था, ये भी आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती की मैंने एक बुक भी आपको पढ़ाई है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक थी। और इनका जो मेन आर्य समाज का जो नारा था वो क्या था, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा था इनका, ये भी आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है, इस पुस्तक में दयानंद सरस्वती ने बोला था कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन जो है वो बुरे से बुरे स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। मतलब हमारा खुद का राज चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे हम कैसे भी रह रहे हो, लेकिन कोई विदेशी शासन जो है वो किसी भी तरीके से उसको, मतलब वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो एक तरह से सबसे पहले स्वराज की बात इन्होंने करी है, आर्य समाज ने, जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने सबसे पहले स्वशासन की बात करी है कि अपना शासन होना चाहिए। ठीक है, चाहे विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, चाहे कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन अपना शासन जो है वो सबसे बेहतर है। तो उसके लिए भी सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने बात करी है, ये भी आपने याद रखना है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, कहाँ पे, बंबई में, और 1877 में इसका लाहौर जो है वो हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था। वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया है, और सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है। नेक्स्ट है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद जो है वो बंदायूनी ने किया था, बंदायूनी। ठीक है, बंदायूनी अकबर के धार्मिक सलाहकार थे। ठीक है, तो इन्हीं के, अकबर के ही कहने पर बंदायूनी ने जो रामायण है इसका फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कंबोडिया के राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अंकोर वाट में, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो वो अंकोर वाट है। ठीक है, जो कंबोडिया का झंडा है ना, उसमें भी इस मंदिर को लिया गया है। तो आपने याद रखना है, अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि किस भगवान को, ये किसको समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। ये कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, इतना आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी, जीवन, तो इसको जनसांख्यिकी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी बोलते हैं इसको, तो ये भी आपने याद रखना है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे फल जो है उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ये भी याद रखना है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 69th संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो मतलब घोषित कर दिया गया था, इसको दर्जा दिया गया था। ये संविधान संशोधन जो है वो 1991 में हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये संविधान संशोधन 69th जो संविधान संशोधन था वो 1991 में हुआ था। इसके अंतर्गत दिल्ली को क्या बोला गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है? NCTD, NCTD, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है ये इसी एक्ट के दौरान किया गया। दिल्ली के लिए एक विधानसभा मंत्रिपरिषद का जो उपबंध है वो तैयार किया गया और रखा इसको यूनियन टेरिटरी ही, लेकिन इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद जो था वो इसको दिया गया और इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है वो घोषित कर दिया गया।
ठीक है, तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। ये आज का हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।